फ्रेंड्स, मैं रामफल मोर एडवोकेट सोनीपत आपका नोदिला चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सीपीसी के प्रोविजंस का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम सेक्शन 9 सूट्स इन जनरल ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड रेस जुडिकेटा बड़े चैप्टर में सेक्शन 9 का अध्ययन करेंगे। सेक्शन 9 सीपीसी क्या कहता है, इससे पहले कि हम इसके ऊपर चर्चा करें और इसके ऊपर पूर्ण रूप से हर पक्ष को समझें, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक बार इसके बेयर लैंग्वेज का अध्ययन करें। क्या कहता है? कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। ये वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट है, हेडिंग ही इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, जब तक मनाही नहीं है दीवानी अदालत को हर मुकदमा सुनने का अधिकार है। उसके बाद कहता है द कोर्ट्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन कंटेन्ड हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर जो है आप कॉग्निजेंस शब्द के ऊपर ध्यान देंगे और उसको अंडरलाइन करें कि ये कहता है कि यदि न्यायालय सभी प्रकार के मुकदमे को, यानी मुकदमा जितने भी इस दीवानी प्रकृति के मुकदमे हैं, न्यायालय को सभी प्रकार के मुकदमों को सुनने का अक्षेत्राधिकार है। अब कॉग्निजेंस शब्द यहाँ पर आया है, कॉग्निजेंस क्रिमिनल में भी आता है और कॉग्निजेंस यहाँ पर भी आया है, इसलिए कॉग्निजेंस को यानी वो सारे सिविल नेचर के मुकदमे सिवाय उनको छोड़ करके जिसकी कॉग्निजेंस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है, सबको सुनने का क्षेत्राधिकार दीवानी अदालत को है। ये इस सेक्शन के अंदर कहा है और इसमें 2 एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। यानी इस सारे सेक्शन को जो यहाँ तक है इसको समझने, ये कहता है कि न्यायालय सभी प्रकार के मुकदमों को सुनने का क्षेत्राधिकार रखता है सिवाय उनके जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड हैं। एक्सप्रेसली के माने जो है किसी स्टैट्यूट के तहत लिखित में, और इम्प्लाइडली के माने कंडक्ट से। अब इसको थोड़ा सा देखेंगे कि इसकी 2 एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। पहली एक्सप्लेनेशन है ए सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज सूट ऑफ सिविल नेचर। यहाँ पर शब्द कंटेस्टेड के ऊपर जोर दिया गया है। अब इसको ध्यान से देखेंगे। ए सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज ए सूट ऑफ सिविल नेचर। यानी जिस मुकदमे में संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार कंटेस्टेड हो, वो मुकदमा सिविल प्रकृति का है। नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच राइट मे डिपेंड एंटायरली ऑन डिसीजन ऑफ क्वेश्चंस एज टू एलिगेशंस, राइट्स आर सेरेमनीज। अब दूसरी एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमैटेरियल वेदर और नॉट एनी लेस आर अटैच्ड to the office referred to in explanation 1 or whether or not such office is attached to a particular place। तो दूसरी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि इस सेक्शन के प्रयोजन के लिए ये बात इमैटेरियल है। कौन सी? कि स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट पद के लिए कोई फीस है या नहीं, या ऐसा पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा हुआ है या नहीं। तो बात स्पष्ट हो गई कि न्यायालय को केवल सिविल प्रकृति के वाद सुनने का अधिकार है। अब सवाल उठता है कि व्यवहार प्रकृति का वाद कौन सा है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक केसला बताता हूँ। द ज्यूरिडिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिफेंस टेकन बाय द डिफेंडेंट्स इन रिटन स्टेटमेंट। ये अथॉरिटी है 1985 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस अब्दुल्ला बिन अली वर्सेस गलप्पा।
और दूसरी अथॉरिटी एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लिया कि हम कोई बात करते समय सेक्शन लिखना भूल जाते हैं या गलत सेक्शन, गलत प्रोविज़न लिख दिया, तो उसके ऊपर लॉ क्या कहता है। AIR 2009 सुप्रीम कोर्ट 1333, जे कुमार दर्शन नैयर वर्सेज IRTC सोहन के मेंशन ऑफ ए रॉन्ग प्रोविजन और नॉन मेंशनिंग ऑफ द प्रोविजन इज नॉट सफिशिएंट टू टेक अवे द जुरिडिक्शन। यानी सेक्शन गलत लिख दिया गया या ना लिखा गया तो इससे जुरिडिक्शन बार्ड नहीं हो जाती। तो अब बार्ड शब्द जो है जहाँ पर भी दिया गया है उसके लिए आप देखेंगे कि एक्सप्रेसली शब्द का था कि जहाँ पर एक्सप्रेसली बार्ड है। अब इसके लिए जैसे स्पेशल स्टैट्यूट बना वक्फ एक्ट है, वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 जो है वो कहता है कि सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन इज बार्ड। PVCL एक्ट है सेक्शन 13, सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन इज बार्ड। जहाँ क्वेश्चन राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट की बात आ जाए वहाँ पर जो है सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन बार्ड है कि द प्रॉपर्टी वेस्ट इन द पंचायत और डज नॉट वेस्ट। तो इस तरीके से वहाँ पर सेक्शन 13 मनहाई है। और इलेक्शन है जैसे MLA का, MP का, दैट इज़ अंडर चैलेंज, तो उसकी रेमेडी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मनहाई है। इस प्रकार से स्टैट्यूट में इन शब्दों को हम एक्सप्रेसली बार्ड मीन्स बार्ड बाय एन इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जैसे सेक्शन 11 है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा क्या कहता है, इफ़ द मैटर हैज़ बीन डिसाइडेड बिटवीन द सेम पार्टीज ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, और दूसरा दावा आ गया तो दैट इज रेस जुडिकेटा। तो वो बात जो है कॉग्निजेंस लेनी होगी कोर्ट को, और कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेने के लिए बाध्य है कि वह मुकदमा दोबारा नहीं चल सकता। इसी तरीके से जैसे सेक्शन 47 है, डिक्री होल्डर इज बार्ड टू फाइल द सेकंड सूट, ही कैन ओनली फाइल द एग्जीक्यूशन। अब MACT है, उसके अंदर जो है एक स्पेशल प्रोविज़न दे दिया कि एक्सीडेंट होने पर डैमेजेस या क्लेम कंपनसेशन कहाँ जाना होगा, MACT के तहत ट्रिब्यूनल में जाना होगा। तो ये इम्प्लाइड जो शब्द है, दूसरा मैंने एक्सप्रेसली का बताया, इम्प्लाइड जो शब्द है वो क्रिमिनल कोर्ट ने जैसे कॉस्ट लगा दी तो उसकी रिकवरी के लिए हम सिविल सूट नहीं कर सकते। ये स्पेशल स्टैट्यूट है जैसे कंज्यूमर एक्ट है। तो ये इस तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक दो केस लॉ इसके ऊपर बताता हूँ कि 2009-3 अपेक्स कोर्ट जजमेंट 404 सुप्रीम कोर्ट, ये क्या कहता है कि इस जजमेंट को आप देखेंगे तो ये वक्फ एक्ट के तहत ही है कि जुरिडिक्शन किस तरीके से बार है। कोर्ट हैविंग नो जुरिडिक्शन कंसेंट कैन नॉट कन्फर जुरिडिक्शन ऑन ए कोर्ट व्हेन इट हैज़ नन। एन ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट हैविंग नो जुरिडिक्शन इज नलिटी। ये अगर दो पार्टियां आपस में ये मिलकर ये फैसला कर लें कि कलकत्ता कोर्ट विल हैव द जुरिडिक्शन, जबकि कलकत्ता के अंदर कोई सौदा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, कोई पक्ष नहीं रहता, तो ये नहीं है कि दो आदमियों के मिल जाने से या दोनों पक्षों के कह देने से जुरिडिक्शन जो है वो हो जाएगी। जुरिडिक्शन ऐसे नहीं होती। कोर्ट हैविंग नो जुरिडिक्शन कंसेंट कैन नॉट कन्फर जुरिडिक्शन ऑन ए कोर्ट। तो ये माथोवालिया ऑफ शाह मधारी दीवान वक्फ सैयद वर्सेज सैयद झिंडसा ये केस है। अब दूसरा केस मैं आपको बताना चाहूँगा 2013-3 अपेक्स कोर्ट जजमेंट पेज 1 सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। डॉक्टर जगमित्र सेन भगत वर्सेज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हरियाणा। इसके अंदर क्या कहा कि डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट हैविंग नो जुरिडिक्शन इज नलिटी एंड सच ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड एट एनी टाइम। लेकिन बहुत से अथॉरिटीज़ ये हैं
कि ऑब्जेक्शन मस्ट बी रेज्ड एट द अर्लीस्ट एज पॉसिबल। अब एक अथॉरिटी में आपको अलका गुप्ता वर्सेस नरेंद्र कुमार गुप्ता 2010-3 अपेक्स कोर्ट जजमेंट 545 सुप्रीम कोर्ट की है कि सिविल सूट कैन नॉट बी डिसमिस्ड विदाउट ट्रायल एक्सेप्ट, ये जो मैं आपको 5 बातें बता रहा हूँ कि सिविल सूट को किस किस ग्राउंड पर डिसमिस किया जा सकता है, इसको आप नोट करेंगे। दिस अथॉरिटी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट अथॉरिटी। और ये क्या कहता है 2010-3 अपेक्स कोर्ट जजमेंट्स 545 सुप्रीम कोर्ट अलका गुप्ता वर्सेस नरेंद्र कुमार गुप्ता, इसके अंदर क्या कहा गया है कि सिविल सूट कैन नॉट बी डिसमिस्ड विदाउट ट्रायल, ट्रायल के बिना इसको खारिज नहीं किया जा सकता। एक्सेप्ट, किन किन बिंदुओं पर खारिज किया जा सकता है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, डिसमिसल ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 9 रूल 4, रूल 2, 3, 5 और 8। दूसरा डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 11 रूल 21, डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 14 रूल 2, डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 15 रूल 1 और डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 15 रूल 4 और 23, डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल 1 एंड 3। तो इस प्रकार से बिना मुकदमा चलाए इन जो मैंने 6 ग्राउंड बताए, इन 6 ग्राउंड पर सिवाय इसके मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता। अब 1-2 केस और मैं आपको ज्यूरिडिक्शन के ऊपर बताता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे 2013-3 ला हेराल्ड सुप्रीम कोर्ट 1868, ये है कमिश्नर बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर वर्सेस ब्रिजेश रेड्डी एंड अनदर। इसके अंदर क्या हुआ, ज्यूरिडिक्शन यानी ऑब्जेक्शन एज टू एक्सक्लूजन ऑफ सिविल कोर्ट ज्यूरिडिक्शन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म शुड बी टेकन बिफोर द ट्रायल कोर्ट एंड एट द अर्लीस्ट फाइलिंग विच द हायर कोर्ट में रेफ्यूज टू एंटरटेन द प्ली इन द एब्सेंस ऑफ प्रूफ ऑफ प्रेजुडिस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्ली जो है कभी भी ली जा सकती है। 1 मिनट पहले आपको एक अथॉरिटी बताई थी कि प्ली कैन बी टेकन एट एनी टाइम, रेज्ड एट एनी टाइम, 2013-3 अपेक्स कोर्ट जजमेंट पेज 1। तो ये अथॉरिटी उसी अथॉरिटी के खिलाफ है, मतलब खिलाफ भी नहीं कहूँगा, लेकिन इसको ये मानिएगा कि उसके साथ ये कहा गया है कि ये जो प्ली है ज्यूरिडिक्शन की, ये एज अर्ली एज पॉसिबल ली जानी चाहिए। और दूसरी अथॉरिटी मैं आपको बताता हूँ ज्यूरिडिक्शन के ऊपर ही 2013-4 ला हेराल्ड सुप्रीम कोर्ट 3281। इस अथॉरिटी के अंदर क्या था, एक्सक्लूजन के ऊपर है, वेयर द कंट्रैक्ट स्पेसिफाई द ज्यूरिडिक्शन ऑफ ए कोर्ट एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड सच कोर्ट्स हैव ज्यूरिडिक्शन टू डील विद द मैटर एन इन्फ्रेंस may be drawn that parties intended to exclude all other courts. A clause like this is not hit by section 23 of the Contract Act at all. Such clause is neither forbidden by law nor it is against the public policy. It does not offend section 28 of the Contract Act in any manner. Contract Act section 23 और 28 के ऊपर ये अथॉरिटी है। एक अथॉरिटी मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये 3281 वाली पेज में ही एक बात और इसने कही है कि ज्यूरिडिक्शन क्लॉज ऑफ एन एग्रीमेंट द एब्सेंस ऑफ वर्ड्स लाइक alone, only, exclusive jurisdiction is neither decisive nor does it make a material difference in deciding the jurisdiction of a court. The very existence of jurisdiction clause is an agreement makes the intents of the parties to an agreement quite clear, and it is not advisable to read such clause in agreement like a statute. एक अथॉरिटी और मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की बताना चाहूँगा, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट विद रिगार्ड टू पर्टिकुलर मैटर कैन बी said to be excluded if there is an express provision or by implication it can be inferred that jurisdiction is taken away. और ये अथॉरिटी है कमिश्नर बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस ब्रजेश रेड्डी एंड अदर 2013-3 ला हेराल्ड सुप्रीम कोर्ट 1868। तो इस अथॉरिटी का मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये दोबारा से इसमें ये बात भी है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने सेक्शन 9 को पढ़ा और कल हम 2 सेक्शंस के ऊपर
स्टडी करेंगे स्टे ऑफ सूट सेक्शन 10 और रेस जुडिकेटा सेक्शन 11। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।